हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग को मैं NEET+B की जो वैकेंसी आई है उसमें जिन बच्चों ने PGT कॉमर्स से फॉर्म फिल किया है उनके लिए मैं प्रैक्टिस लेकर के आ रही थी। इससे पहले भी मैंने वीडियोस की अपलोड करी थी, तो अगर आपने नहीं देखी है तो इसकी अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय द बिजनेस टू ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज एन एग्जाम्पल फॉर। एक वित्तीय संस्थान को व्यापार द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज डैश का उदाहरण है। एक्सपेंस व्यय का, इनकम आय का, एसेट परिसंपत्ति का, लायबिलिटी देनदारी का यानी कि दायित्व का। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है तो वहाँ पर बिजनेस के लिए जो लोन है उसका जो उसको इंटरेस्ट वो दे रहा है वो क्या होगा या किस तरह का उदाहरण होता है। तो इंटरेस्ट अगर वो दे रहा है किसी लोन पर तो किस तरह का आपका एग्जाम्पल है या उदाहरण हो जाएगा। तो वो हो जाता है एक तरह का एक्सपेंस है, व्यय है। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट रेट दिखाते हैं, जो आप P&L बनाते हैं। जिस चीज पर इंटरेस्ट रिसीव होता है तो आप तो क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, जहाँ पर आप पेमेंट करते हैं और जो भी भुगतान कर रहे होते हैं इंटरेस्ट को तो डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है, व्यय है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडविल इज ख्याति है, करेंट एसेट चल संपत्ति, फिक्स्ड एसेट अचल संपत्ति, इंटेंगिबल एसेट अमूर्त संपत्ति, फिक्टिशियस एसेट कृत्रिम संपत्ति। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ख्याति होती है, गुडविल होती है, वो क्या रहेगी। तो एसेट जो होती है कई तरह की होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, करेंट होती हैं, इंटेंगिबल होती हैं, इंटेंगिबल होती हैं, फिक्टिशियस होती हैं, कई तरह से उसको डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर जो गुडविल होती है इंटेंगिबल होती है। इंटेंगिबल यानी कि अमूर्त संपत्ति होती है जिसे आप देख नहीं सकते। पार्टनरशिप में भी गुडविल आप निकालते हैं या इसके अलावा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, बहुत सी चीजों में गुडविल का यूज होता है। तो यहाँ पर गुडविल अमूर्त संपत्ति, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज ए। अदत्त व्यय है, रियल अकाउंट, वार्षिक खाता, नॉमिनल अकाउंट, नाममात्र का खाता, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं। तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं तो आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस सुने होंगे और आउटस्टैंडिंग यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो आपको करने तो थे लेकिन अभी आपने नहीं किए हैं या पेमेंट कर देना चाहिए था, आपने पेमेंट नहीं किया है, तो वो क्या कहलाते हैं, आउटस्टैंडिंग कहलाते हैं। और प्रीपेड में होता है कि जो भी चीजें या जो भी एक्सपेंसेस आप पहले से ही पे कर देते हैं, पहले से ही एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, वो हो जाते हैं प्रीपेड कहलाता है। इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर हम कहें एग्जाम्पल किस तरह का होगा तो वो हो जाता है हमारा व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। वो सारे एक्सपेंसेस जैसे कि अगर हम बात करें सैलरी अकाउंट है तो सैलरी अकाउंट क्या होता है, वैसे तो सैलरी अकाउंट नॉमिनल में चला जाता है, नाम मात्र का खाता होता है, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगी तो वो कौन सा खाता हो जाता है, वो हो जाता है आपका पर्सनल अकाउंट। तो इस तरह जितने भी आपके एक्सपेंसेस या इनकम है जिनके आगे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड लग जाएगा वो सब आप किया जाएंगी पर्सनल अकाउंट में। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिपरेशन ऑफ ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रिक्वायर्ड इन अकॉर्डेंस विद द। निम्नलिखित के अनुसार संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान की निर्माण आवश्यक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, व्यवसाय चालू की अवधारणा, कंसिस्टेंसी कन्वेंशन, स्थिति परंपरा की अवधारणा, कन्वर्टिज्म कन्वेंशन, रूढ़िवादी परंपरा, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। वसूली हम प्रोविजन कर लें जो डाउटफुल डेट्स हैं उनका, तो ये कौन सा सिद्धांत है, किस सिद्धांत या किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है, तो इसे रूढ़िवादी परंपरा के अकॉर्डिंग कहा गया है, कन्वर्टिज्म कन्वेंशन के अंतर्गत। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि जो भी हमारे हानियां हो सकती हैं फ्यूचर में, जो भी हमारी कंटीजेंट कह सकते हैं कि एक तरह के लॉसेस हो सकते हैं, उनको हम पहले से ही हमें प्रोविजन करके रखना चाहिए। भले ही हम जो लाभ हो रहे हों, जो हमारे पॉसिबल प्रॉफिट्स हो, उनके बारे में हम ना सोचें, लेकिन हमें जितनी भी हानियां होती हैं उन सबका प्रावधान, उन सबका प्रोविजन पहले से करना चाहिए। ये आपकी किस कौन सी विचारधारा कह रही है, रूढ़िवादी परंपरा कहती है, कन्वर्टिज्म कन्वेंशन कहती है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर एडजस्टिंग एंट्रीज, प्रविष्टियों को समायोजित करने के लिए कौन से कथन सही हैं? Adjusting entries, also called adjusting journal entries, are journal entries made at the end of a period to correct accounts before the financial statements are prepared. प्रविष्टियों को समायोजित करना, जिन्हें जर्नल प्रविष्टियों को समायोजित करना भी कहा जाता है, वित्तीय विवरणों के तैयार होने से पहले खातों को ठीक करने के लिए एक अवधि के अंत में किए गए जर्नल प्रविष्टियां होती हैं. Adjusting entries are most commonly used in accordance with the matching principles to match revenue and expenses in the period in which they occur. समायोजन प्रविष्टियों को उपयोग आमतौर पर मिलान के सिद्धांत के अनुसार किया जाता है, जिसमें उस अवधि में राजस्व और व्यय का मिलान होता है जिसमें वे होते हैं. This is the fourth step in the accounting cycle. यह लेखांकन चक्र में चौथा चरण है. All of these सभी विकल्प सही हैं. तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये जो 3 स्टेटमेंट्स दे रखे थे, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा. यह हो सकता है आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही हो. तो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हम लोग करते हैं, तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया भी है, तो मैंने आप लोग को इसके बारे में पढ़ाया हुआ भी है कि सबसे पहले बुक कीपिंग का काम होता है. बुक कीपिंग में क्या रहता है, बुक कीपिंग में आपकी जो आ जाती है, जो हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं या उसकी जो सब्सिडरी बुक्स को हम बनाते हैं, उसके बाद हम जो लेजर तैयार करते हैं, तो वहां तक का काम जो होता है वो हमारा बुक कीपिंग में आ जाता है. उसके बाद का जितना काम होता है वो सब हमारा अकाउंटिंग में आता है. तो यहाँ पर जो तलबट हम बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो वहाँ पर कुछ हम एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं, उसके बाद हम फाइनल अकाउंट्स की तरफ चलते हैं. तो यहाँ पर जो जर्नल प्रविष्टियां होती हैं वो वित्तीय विवरणों को, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनको बनाने से पहले की जाती हैं. करेक्ट हो जाएगा आपका पहला पॉइंट. सेकंड में जो कह रहा है बी ऑप्शन में कि जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं मिलान के सिद्धांत, तो करेक्ट है कि जो इनकम हुई है और जो एक्सपेंसेस हमने किए हैं दोनों इक्वल आने चाहिए. अकाउंटिंग के आपके अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग जो भी हम लोग बनाते हैं, जो बैलेंस शीट होती है उसके दोनों साइड आपके इक्वल आते हैं. वहाँ पर कोई भी आप सस्पेंस अकाउंट या बैलेंस सीडी या बीडी नहीं किया जाता, दोनों साइड इक्वल आने चाहिए. इस वजह से क्या होता है कि आपका इनकम और एक्सपेंसेस दोनों इक्वल होने चाहिए. इस वजह से यहाँ पर मिलान सिद्धांत रहता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा. फोर्थ स्टेप है, ये भी करेक्ट हो जाएगा. तो ये तीनों ही जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो करेक्ट हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा. इसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज की वीडियो मैंने अलग से भी प्रोवाइड कराई थी आप लोगों को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वन साइडेड एरर, निम्नलिखित में से कौन एक तरफा त्रुटि नहीं है? पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, रॉन्ग कॉस्टिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग. यानी गलत खाते में पोस्ट कर देना, गलत आगे जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं उसको गलत आगे लेकर के जाना, या गलत कॉस्टिंग, या फिर गलत संतुलन. तो यहाँ पर क्या चीज जो होगा वो वन साइडेड एरर नहीं माना जाता है. क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है तो एरर्स के क्या होते हैं, अशुद्धियाँ कितनी तरह की होती हैं, इसको भी मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, डिटेल में समझाया है, इस पर वीडियो भी आई थी. तो यहाँ पर क्या होती हैं, तो कौन सी ऐसी त्रुटि है जो वन साइडेड नहीं है? तो जो रॉन्ग अकाउंट में हम पोस्ट कर देते हैं, जो गलत हमारे खाते में हम पोस्टिंग करते हैं, वो आपकी डबल साइड एरर होती है, एक साइड की एरर नहीं होती है. क्योंकि जब भी हम पोस्टिंग कर रहे होते हैं, पोस्टिंग क्या होती है, हम जर्नल से लेजर में ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, पोस्टिंग करना कहा जाता है. और जो जर्नल हम बना रहे होते हैं उसकी प्रोसेस क्या कहलाती है, जर्नलाइजिंग कहलाती है. तो यहाँ पर जब हम गलत पोस्ट कर देते हैं तो वहाँ पर एक नहीं दो अकाउंट आपके प्रभावित होते हैं, दोहरा गलती होती है, एक गलती नहीं होती है. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए. बाकी जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं वो आपकी वन साइडेड आप त्रुटि कह सकते हैं, वन साइडेड एरर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एरर सर्टिफिकेशन इज फॉल्स. अशुद्धि निवारण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? सस्पेंस अकाउंट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस, उचन खाता सदैव एक नाम शेष दिखाता है. बैलेंस इन द टेस्ट, द सस्पेंस अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट. शेष परीक्षण में उचंत खाता तुलन पत्र में दर्ज किया जाएगा. सेल ऑफ टाइपराइटर्स यूज फॉर ऑफिस पर्पस केटेड टू टाइपराइटर्स अकाउंट. कार्यालय के प्रयोजन से उपयोग किए जाने वाले जो टाइपराइटर था उसको कहाँ पर डेबिट कर दिया गया है, उसको या कहाँ पर दिखाया गया है, उसको टाइपराइटर अकाउंट में दिखाया गया है. गुड्स डोनेटेड शुड बी क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट. दान के रूप में जो माल दिया गया था खरीद, उसको खरीद खाता यानी कि क्रय खाते में परचेज अकाउंट में दिखा दिया गया है. तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी जो होगी अशुद्धि निवारण, यानी कि जो आप एरर है उसको सर्टिफिकेशन कर रहे हैं
तो उसकी दृष्टि से वो गलत हो जाएगा, फॉल्स होगा। तो यहाँ पर जो आपका ए पॉइंट दे रखा है कि जो सस्पेंस अकाउंट होता है ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस, ये पॉइंट गलत हो जाएगा कि सस्पेंस अकाउंट हमेशा डेबिट शेष ही दिखाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है किस तरह की त्रुटि है, या जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो वहाँ पर जब दोनों साइड इक्वल नहीं आते हैं तो जितना भी अमाउंट गलत होता है या जितना भी अमाउंट का आपका शेष रहता है, डेबिट साइड बढ़ा है या क्रेडिट साइड बढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रांसफर कर देते हैं जो सस्पेंस अकाउंट होता है उसमें। तो यहाँ पर ए पॉइंट जो है वो गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। तो ये भी करेक्ट है कि जो भी हमारा आता है सस्पेंस अकाउंट में उसे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, करेक्ट है। सी पॉइंट भी आपका करेक्ट है और डी पॉइंट भी करेक्ट है। जो भी चीजें आपकी गुड्स जो होते हैं डोनेट किए जाते हैं या रास्ते में होता है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि गुड्स हैं वो रास्ते में है, गुड्स इन ट्रांजिट है, तो वो सब आपका किस में जाता है? परचेज में ही दिखाया जाता है, परचेज अकाउंट में ही दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंट्री ऑफ 6500 वाज रॉन्गली पोस्टेड टू सैलरीज अकाउंट इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट एज सैलरीज आर टू बी कैपिटलाइज्ड, इट इज डैश। मशीनरी खाते के बजाय वेतन खाते में 6500 रुपए की प्रविष्टि गलत तरीके से पोस्ट की गई थी क्योंकि वेतन का पूंजीकरण किया जाना है, ये है। एन एरर ऑफ कमीशन, कमीशन की त्रुटि। अ क्लरिकल एरर, वित्तीय त्रुटि। एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की त्रुटि। एन एरर ऑफ कमीशन, भूल की त्रुटि। तो यहाँ पर क्या गलती हुई है कि कोई 6500 का अमाउंट था जिसको कि मशीनरी अकाउंट में दिखाया जाना था, लेकिन गलती से उसे सैलरी अकाउंट में दिखा दिया गया है। तो वहां पर किस तरह की त्रुटि है, इसको किस तरह की त्रुटि माना जाएगा? तो सीधी सी बात है, आपको दिखाना चाहिए था मशीनरी अकाउंट में, दिखा दिया गया है उसको सैलरी अकाउंट में, तो आपने प्रिंसिपल ही गलत हो गया है। क्योंकि मशीनरी अकाउंट में यानी कि वो फिक्स एसेट से रिलेटेड आपका या रियल अकाउंट से रिलेटेड जो था, रियल अकाउंट से रिलेटेड आपके एक्सपेंस था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सैलरी अकाउंट में दिखाया गया तो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड हो गया, तो जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं वही गलत हो गए। तो बेसिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो एंट्री गलत हो जाएगी, तो किस तरह की वो त्रुटि होगी? वो हो जाएगी एरर ऑफ प्रिंसिपल। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रेडिट बैलेंस इन द लेजर अकाउंट शोज, कि जो लेजर अकाउंट होता है उसका क्रेडिट बैलेंस अगर होता है तो वो क्या दर्शाता है? रेवेन्यू और एन एसेट, राजस्व या परिसंपत्ति। एक्सपेंसेस और एन एसेट, व्यय या परिसंपत्ति। एक्सपेंसेस और लायबिलिटी, व्यय या देयता। रेवेन्यू और लायबिलिटी, राजस्व या देयता। तो यहाँ पे आपको बताना है जो लेजर अकाउंट होता है उसका अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि कौन से अकाउंट्स होते हैं जिनमें आपका क्रेडिट बैलेंस आता है। तो लेजर तो क्योंकि एक बुक होती है उसमें हम बहुत से अकाउंट्स बनाते हैं, तो वहां पर कौन से ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनका क्रेडिट बैलेंस आता है? थोड़ा सा डिटेल में समझा करिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ के टुकड़ों में समझा करिए तो अच्छे से समझ में आता है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर कौन से ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनमें क्रेडिट बैलेंस आता है? तो यहाँ पर जो रेवेन्यू होता है या फिर जो लायबिलिटी होती है, यानी कि जो आय या फिर दायित्व का खाता होता है, वहां पर हमारा क्रेडिट बैलेंस आता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी क्रेडिट साइड बड़ा होता है और डेबिट साइड छोटा होता है, इसीलिए क्रेडिट बैलेंस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम द परचेज लेजर कंटेन्स द पर्सनल अकाउंट्स ऑफ दोज ट्रेड क्रेडिटर्स फ्रॉम हुम गुड्स हैव बीन परचेज ऑन क्रेडिट। ससंतुलन बही प्रणाली में डैश बही में उन व्यापारिक लेनदारों के व्यक्तिगत खाते होते हैं जिनसे माल उधार खरीदा गया है। सेल्स, नॉमिनल, जर्नल, परचेज। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम होता है वहां पर जो भी हमने गुड्स जो होते हैं वो क्रेडिट पे परचेज किए होते हैं, तो उसको हम कहाँ पर दिखाते हैं? तो वो आपके जो दिखाए जाते हैं वो परचेज अकाउंट, जो हमारी बुक बनाते हैं हम परचेज की, उसमें दिखाते हैं। क्योंकि जो सब्सिडरी बुक आपकी बनती है इस प्रणाली के अंतर्गत, इस सिस्टम के अंतर्गत, तो वहां पर हमारी सेल्स बुक बनती है, परचेज बुक बनती है। तो जो भी हमने क्रेडिट में परचेज किया होता है उसको हम डायरेक्ट ही जो हमारी परचेज की बुक बनती है वहां पर दिखाते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंट अकाउंट इज किराया खाता है, रियल अकाउंट वास्तविक खाता, पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, नॉमिनल अकाउंट नाममात्र खाता, नन ऑफ द अबव उसमें से कोई नहीं। कि जो रेंट अकाउंट होता है वो किस प्रकार का खाता होता है? तो रेंट क्या है? आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस होते हैं किसमें जाते हैं? एक्सपेंसेस जितने होते हैं वो हमारे जाते हैं नॉमिनल अकाउंट में। तो किस तरह का अकाउंट हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कैश बुक अ जर्नल और ए लेजर? कैश बुक जर्नल है या लेजर है? नाइदर इट्स जर्नल नॉन लेजर,
इट्स अ लेजर, इट्स मिक्सचर ऑफ जर्नल एज वेल एज लेजर, इट्स अ जर्नल या एक जर्नल है। तो आपको बताना है कि जो कैश बुक होती है वो क्या रहती है। कैश बुक पर भी अलग से वीडियो मैंने प्रोवाइड कराई थी, तो वहाँ पर कैश बुक के बारे में भी आपको बताया था कि कभी वो जर्नल की तरह यूज होती है, कभी लेजर की तरह यूज होती है। तो जहाँ पर भी हम कैश बुक रख रहे होते हैं तो वहाँ पर कैश अकाउंट अलग से नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पर कैश बुक जो होती है वो मिक्सचर होती है जर्नल और लेजर दोनों का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिजिट्स इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? 11 डिजिट्स, 15 डिजिट्स, 9 डिजिट्स, 14 डिजिट्स। तो आपको बताना है कि जो जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसे कहा जाता है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिलता है उसमें कितने अंक होते हैं, कितने डिजिट होते हैं। तो यहाँ पर उसमें कितने डिजिट होते हैं, उसमें 15 डिजिट होते हैं, 15 अंक का होता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में कर सकता है। तो इसको क्या कहा जाता है, एक तरह से वस्तु या सेवा कर की पहचान संख्या होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जीएसटी किस तरह का टैक्स है, तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष बिक्री कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रॉस प्रॉफिट इज, सकल लाभ है, नेट प्रॉफिट लेस एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड, शुद्ध लाभ माइनस अवधि के खर्चे, एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत से अधिक बिक्री, एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर परचेजेस, क्रय पर विक्रय की बढ़त, नेट प्रॉफिट प्लस इनकम ऑफ द पीरियड, शुद्ध लाभ प्लस अवधि किया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता ही होगा, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है उसमें हम प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो हमारी सेल निकलती है। तो यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो क्या हो जाएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने के आपके बहुत से फॉर्मूलाज हो जाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। एक दूसरा हो जाएगा आपका कि सेल्स माइनस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। इसके अलावा या फिर नेट प्रॉफिट प्लस अदर एक्सपेंसेस माइनस अदर इनकम हो जाएगा। तो इतने फॉर्मूलाज होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सा आपका ज्यादा सुटेबल बन रहा है। तो एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के एक्सेस जितनी भी सेल होती है तो बीच का डिफरेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो होगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल एंट्री बुक कीपिंग वाज स्टार्टेड बाय। पुस्तकालन की दोहरा प्रविष्टि प्रारंभ की गई थी एल पैसियोली द्वारा, एडम स्मिथ द्वारा, एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा, हेनरी फ्योल द्वारा। तो जो डबल एंट्री सिस्टम होता है बुक कीपिंग का, तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपको पता ही है किसके द्वारा शुरू किया गया था, लूकस पैसियोली के द्वारा, जिसे शॉर्ट में एल पैसियोली लिखा है। लूकस पैसियोली इनका फुल नेम है। और कब शुरू किया गया था, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए कि कब इसकी स्टार्ट हुआ था। तो इसको भी मैंने अपनी वीडियोस जहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाया है वहाँ पर बताया हुआ है कि कब इसकी शुरुआत हुई थी। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करिए कि कब जो डबल एंट्री सिस्टम है उसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस बट नॉट रिसीव्ड बाय ब्रांच टिल द क्लोजिंग डेट इज कॉल्ड। प्रधान कार्यालय द्वारा भेजा गया अंतिम तिथि तक शाखाओं को प्राप्त न हुआ माल कहलाता है गुड्स इन ट्रांजिट मार्गस्थ माल, लॉस इन ट्रांजिट मार्गस्थ हानि, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच शाखा द्वारा वापस किया हुआ माल, प्रॉफिट इन ट्रांजिट मार्गस्थ माल। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हेड ऑफिस होता है, क्योंकि जो ब्रांच अकाउंट बनाए जाते हैं तो वहाँ पर एक हेड ऑफिस होता है, बाकी उसकी ब्रांचेस होती हैं। तो जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं तो वो तो कई तरह से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि जो गुड्स जो हेड ऑफिस द्वारा जो उसकी ब्रांच होगी उसको सप्लाई किए गए हैं, लेकिन वो उसकी क्लोजिंग डेट तक ब्रांच के द्वारा रिसीव नहीं किए गए हैं या उस तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो ऐसा गुड्स क्या कहलाता है? जो ऐसे गुड्स कहलाते हैं मार्गस्थ माल, यानी कि गुड्स इन ट्रांजिट। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।